अपने धनुषवाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर भारी भारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार कराता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक अर्थात जान से मारने ही है। तो दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों का छोड़ते ही बौछार उड़ा दिया। निशाना खाली जाता है और सातवां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमार में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई दादा वाकियों की तरह लालची नहीं है। भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वो अपनी उस भी किसी को भी मार डालेंगे तो फिर छोटा राजकुमार उदास मन के शांत कर लिया धार कर दूसरी दिशा में तीर को गुस्से में छोड़ने की और तपस्या की तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह उस बार भी गीत गाती है। बिधु बिधु दादा छाती ताइक ताइक। इसमें छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को ज़बरदस्ती मारपीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। वहन के मांस को पकाने के लिए सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेज देता है और जंगल में खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़े में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आँखों में आंसू धरती में गिरने लगता है। वह अपने बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहाँ आकर और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपने पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करते हैं। तभी बड़े भाई यह देख कर चकित रह जाता है कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ियाँ लेकर आता है। तत्पश्चात के लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़ा में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक
डांडी छोटा कुआं में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग बहुत हमारे गुस्सा करेंगे और मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को दादी के मेढक केकरा और मछली सुन वह देख रहे थे और वह तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आपबीती को विस्तार से बुलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं गाऊंगा और खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद में चिपक जाता है। और फिर मछली और केकरा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमार के पास को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वो हड्डी को खाएंगे तब तुम केकरा को खाना, बड़े भैया को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बोला ये तो बात सही है, ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकरे और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पक्का हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों ने छुपाकर वह मांस को दीमक दिल्हे में डाल देता है और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा मुदा झंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उस बांसोदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के मुदा को देखता है कि अगर इतने सुंदर बांस के केंद्रा वाद्य यंत्र बनाया जाएगा, सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट रे जोगी ई तो लोगे भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज़ इतना सुंदर है, यह केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज़ निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्रा से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ तहाँ भी इसे बजाता है। इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन से लालच में जोगी ज़ोर ज़ोर से केंद्रा बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है कि बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बजा रे जोगी केंद्रा नहीं बजा, केंद्रा ई तो लोगों मोर दुश्मन कर घर। बार बार यह धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के पास, लेकिन हर बार की भांति वही धुन जा बाज न बाज रे केंद्रा ई तो लोगों मोर दुश्मन कर घर बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देता है। और आगे देखिए क्या होता है। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते हैं। केंद्रा खुद ही बजने लगता है, ज़ोर ज़ोर से बाज रे केंद्रा ई तो लोगों मोर। छोटे भाई के घर बड़ा ही मधुर मीठे स्वर में बाजने लगता है। फिर जोगी बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही खुश होता है। धुन
सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी के केंद्रा की मुँह मांगी सोने की मोहरें देकर उन्हें खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। तब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ़ सफाई घर के नौकर करते हैं और हम अपने नौकर को कुछ नहीं देते हैं, लेकिन कहीं भी इतना सुंदर सजाया नहीं है गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछता है, कहते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है और क्यों सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी हमारा कमरा आता है हम देखते हैं सजाया हुआ है। राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते हैं। यह घटना हर बार देखते ही मिलती है और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगती है। आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से बहुत जिक्र कर पूछताछ करने लगता है। फिर और वो लोग भी सजावट करने पर मजबूर हो जाता है, मना कर देते हैं कि दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए तुम भर दिन अपना कमरा में छुप कर रहो, बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलते हैं और छुप कर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुआ चटाई के ओर के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की आती है और सारे कमरे की साफ़ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली और खुली ही रह जाती है और चूँकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन से जैसे ही दिखती है और राजकुमार अपने दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ़ सफाई काम कर ख़त्म कर वापस अपने केंद्रा में समाने के लिए केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार ने फिर क्या कहता है से सुनो। राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देते हैं, जिसको बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में और परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन को खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सत्यबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी साग की चढ़ाया जाता है। यही है हमारे कहानी हिंदी वॉइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाए नोटिफिकेशन के ऑन कर ले। और ये है हमारा लोगर। आप लोग के कैसे ये कहानी लगा। सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और पार्ट 2 ये देख रहे हैं। पार्ट 1 पहले ही डाल दिए हैं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं और आगे भी कमेंट में कैसा कैसा कहानी आप लोग के सुनने का मन है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।